सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 का पोल साइंस का हमारा लेसन चला हुआ है कार्यपालिका, जैसा कि रिवीजन टेस्ट में भी आएगा। इसी लेसन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। 2 लेसन रहेंगे रिवीजन टेस्ट में, कार्यपालिका और संविधान के बारे में, अधिकारों के बारे में। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज जो इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है कि भारतीय चुनाव और प्रतिनिधित्व प्रणाली पहले की है हमने, रिवीजन टेस्ट में वो आएगा। और एक कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर बात करेंगे मंत्रिपरिषद के आकार के बारे में। इससे पहले हमने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ा था। संविधान के 91वें संशोधन अधिनियम 2003 से पहले मंत्रिपरिषद का आकार समय की मांग और परिस्थितियों के अनुरूप तय किया जाता था, लेकिन ऐसे मंत्रिपरिषद का आकार बहुत बड़ा हो जाता था। इसके अतिरिक्त जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता था, तब यह संसद के अन्य सदस्यों को मंत्री पद का लालच देकर सर्वप्रथम हासिल करने की कोशिश करता था, क्योंकि तब मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या पर कोई प्रतिबंध न था। यह अनेक राज्यों में भी हो रहा था। अतः संविधान का संशोधन करके यह व्यवस्था की गई कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्यों की संख्या से 15% अधिक न हो। यही विधानसभाओं में नियम है और यही लोकसभा में यानी कैबिनेट का। विधायिका वाले अध्याय में आप विस्तार से उन तरीकों के बारे में पढ़ेंगे जिनसे संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, संसदीय शासन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कार्यपालिका सतत रूप से विधायिका के नियंत्रण में देखरेख में रहती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इस प्रावधान का अर्थ है, जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। इस सिद्धांत के अनुसार मंत्रिपरिषद संसद की एक कार्यकारी समिति व संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से शासन करती है। सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। इसकी भावना यह है कि यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसका अर्थ है, यदि कोई मंत्रिमंडल की नीति या निर्णय से सहमत नहीं है तो उसे यह निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिए और त्यागपत्र दे देना चाहिए। जिस नीति के बारे में सामूहिक उत्तरदायित्व को उसे मानना या उसे लागू करना है, सभी मंत्रियों के लिए जरूरी है। भारत में प्रधानमंत्री का सरकार के स्थान सर्वोपरि है। बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं है। मंत्रिपरिषद की तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद का शपथ ग्रहण कर लेता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र को पूरी मंत्रिपरिषद भी भंग हो जाती है, जबकि किसी मंत्री की मृत्यु, हटाए जाने या त्यागपत्र के कारण मंत्रिपरिषद में केवल एक स्थान खाली होता है। प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद तथा दूसरी तरफ राष्ट्रपति और संसद के बीच एक सेतु का काम करता है। इसी भूमिका के कारण पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय की धुरी की संज्ञा दी है। प्रधानमंत्री का यह संवैधानिक दायित्व भी है, वह सभी संघीय मामलों में प्रशासन और प्रस्तावित कानूनों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करे। प्रधानमंत्री सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में सम्मिलित होता है और सरकार की नीतियों के बारे में निर्णय लेता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री की शक्तियों में अनेक स्रोत हैं, जैसे मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, लोकसभा का नेतृत्व, अधिकारी जमात पर आधिपत्य, मीडिया तक पहुंच, चुनाव के दौरान उसके व्यक्तित्व का उभार तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और विदेशी यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि आदि। लेकिन प्रधानमंत्री की शक्तियों और उनका प्रयोग तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जब भी किसी एक राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत मिला, तब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की शक्तियां निर्विवाद रही, परंतु यह राजनीतिक दलों के गठबंधन की सरकारें बनी
तब ऐसा नहीं रहा। 1989 में हमने भारत में अनेक गठबंधन सरकारों को देखा। इसमें कई सरकारें लोकसभा की पूरी अवधि के लिए सत्ता में न रह सके, यानी बीच में तोड़ मरोड़ से सरकारें बनी। बहुमत समाप्त होने के कारण उन्हें त्याग पत्र दे दिया जाता, वे हटा दी गई। इन घटनाओं में संसदीय शासन का कामकाज प्रभावित हुआ। इस सिलसिले में पहली बात तो यह है कि इन घटनाओं में प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति के विशेषाधिकार की भूमिका बढ़ी। दूसरे, इस अवधि में गठबंधन राजनीतिक कांड, सामाजिक सहयोगियों के परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी, जिससे प्रधानमंत्री की सत्ता में कुछ सेंध लगी। तीसरे, इसे प्रधानमंत्री में अनेक विशेषाधिकारों जैसे मंत्रियों का चयन, उनके पद सत्र और स्वास्थ्य चयन का कुछ अंकुश लगा। चौथे, प्रधानमंत्री ने सरकार की नीतियां कार्यक्रम को अकेले तय नहीं कर सका। चुनाव से पूर्व, चुनाव के बाद विभिन्न विचारधारा वाले अनेक राजनीतिक दल सहयोग करके सरकार बनाने, सहयोगी दलों के बीच काफ़ी बातचीत समझौते के बाद भी नीतियां बन पाई। इस पूरी प्रक्रिया में प्रधानमंत्री एक नेता से अधिक मध्यस्थ की भूमिका निभानी पड़ी। कुछ एक बदलाव में राज्यों की ठीक तरह से लोकतांत्रिक कार्यपालिका में सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि एक राज्यपाल होता और केंद्रीय सरकार की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता। यदि प्रधानमंत्री की तरह मुख्यमंत्री विधान सभा में बहुमत दल का नेता, राज्यपाल के पास विवेकशील शक्तियाँ होती और बहरहाल संसदात्मक व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत होते। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पीरियड में हम पढ़ेंगे स्थानीय कार्यपालिका, नौकरशाही। आज विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों का चयन, अपनी पार्टी के लोगों का चयन, और आज हमारा जो नोट्स बनेंगे वो बनेंगे इस प्रकार से कि मंत्री परिषद का आकार कैसे होता है, कितनी उसकी लिमिट है, कितने मंत्री बन सकते हैं लोकसभा में से या विधान सभा से, उस सारे पर विस्तार पूर्वक नोट लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम हम स्थायी कार्यपालिका, नौकरशाही के बारे में पढ़ेंगे।